एवरीवन, वेलकम टू इजी पढ़ाई बाय नीलम। और आज हम स्टार्ट करने वाले 19 से लेके आगे क्वेश्चन तक। पहले हमने 1 to 18 क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ग्रेड डिस्कस कर लिए हैं। 2025 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। 2025 का पेपर है, ये बात ध्यान रख लेना। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट वॉच इट, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको फॉर द करंट पेपर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 19 से लेके 50 तक आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स बोल दिया ना, क्या बोल दिया इसने? दो बराबर भागों में। तो बराबर भागों में क्या डिवाइड करता है? हमेशा मीडियन ही डिवाइड करता है, बाकी सब बराबर भागों में डिवाइड नहीं करते हैं। अब इन्होंने वो भी क्वेश्चन दिया है कि जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो मैं यहीं करा दूंगी। अगर बड़े होंगे तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेंगे। वेदर द मीन इज एक्स बार, मीन अपन को दे दिया, वेयर द मीन अपन को एक्स बार दे दिया है। और मीन यानी कि माध्य हमें एक्स बार दे दिया है, और प्रमाप विचलन हमें 2.65 यानी कि वेरियंस, स्टैंडर्ड वेरियंस हमें ये दे दिया है। अभी कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा मीन है, सॉरी, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार यानी कि 2.65 अपॉन 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.88। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स, बैलेंस शीट हमें क्या देती है? कौन सी डेटा? फॉर द पीरियड ऑफ टाइम दे दी है जी? नहीं, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पी एंड एल देता है। पी एंड एल एंड ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा तो हमें ये फॉर द पूरे साल की देता है। ठीक है, एट द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ईदर द पीरियड ऑफ टाइम, और एट द, नहीं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही पॉइंट, मतलब आपने जिस पॉइंट 31 मार्च को जो आपने बनाई, बस उसके आगे और पीछे बैलेंस शीट की वैल्यू वो नहीं रहेगी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज, कंपैरेटिव को और क्या बोले जाते हैं? कंपेयर कर रहे हैं अपन, कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर अपन बराबर के लोगों में ही होता है ना हमेशा कंपेयर। ठीक है, तो अपन बात करेंगे, अपन डायरेक्ट अंबानी से थोड़ा ना कंपेयर करने लग जाएंगे खुद को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इशू ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का मुख्य विषय या मुद्दा नहीं है? ग्रामीण विकास का मुद्दा नहीं है। तो देखिए, ग्रामीण विकास का मुद्दा तो ड्रॉट भी होता है, फ्लड भी होता है, फेमाइन, मतलब कि स्लम, स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों को सफाया, ये अभी ग्रामीण विकास का मुद्दा नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। जब भी अपन एक समानाकर चिट्ठे की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जो शेयर कैपिटल है उसको 100 माना जाता है, मतलब पूंजी, अंश पूंजी को 100 माना जाता है, या करंट लाइबिलिटीज यानी कि चालू दायित्व को 100 माना जाता है। ठीक है, या स्थायी संपत्तियों को 100 माना जाता है, फिक्स असेट को, या फिर टोटल असेट को 100 माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, टोटल असेट को 100 माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना, नॉट की बात की गई है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी कि असत्य है? इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ओनर्स। ओनर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या? इट इज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स, यानी कि स्वामियों का वित्तीय हित है। देखते हैं अभी क्या है। इट रिफ्लेक्ट द एक्सेस ऑफ द फर्म। जो ओनर, किसकी बात हो रही है? ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी में पहले तो समझ लो क्या आता है। एक सेकंड, क्या ओनर इक्विटी में क्या आता है? ओनर इक्विटी के अंदर हमारा आते हैं, एक तो हमारी इक्विटी यानी कि कैपिटल, दूसरे आते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये हमारी ओनर इक्विटी है। तो ये क्या बताते हैं? इट रिफ्लेक्ट द एक्सेस ऑफ फर्म्स लाइबिलिटीज ओवर द असेट। फर्म्स की लाइबिलिटी का एक्सेस नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता करंट लाइबिलिटी तो सही हो जाता। ठीक है, करंट लाइबिलिटी होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ लाइबिलिटी लिखा है, तो यही आंसर हमारा गलत है, मतलब यही आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब बात करते हैं। अ फर्म हैड अ करंट एसेट। फर्म के करंट एसेट अपन को कितने दे दी है? मतलब चालू संपत्ति आपको दे दी है 1.5 लाख रुपए। थोड़ा नीचे कर देती हूँ मैं। चालू संपत्ति आपको दे दी है 1.5 लाख रुपए, और चालू दायित्व यानी कि करंट लाइबिलिटी आपको दे दी है ये। आपसे पूछा है 2:1 का इनका रेशो है। आपको बताओ कि भुगतान करने से पूर्व, इसको तो रट लेना, पूर्व बोला है भाई, पूर्व बोला है। ठीक है, पूर्व बोला है, यानी कि बिफोर, बिफोर मेकिंग द पेमेंट कितना था। तो पहले तो अपन स्टार्टिंग का निकालते हैं कि हमारा कैसे निकलेगा। यहाँ मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। करंट एसेट अपने करंट लाइबिलिटीज कर लिया। ठीक है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज आपने कर लिया, और इसका रेशो आपको कितना दे दिया है? 2/1। ठीक है, तो करंट एसेट आपको कितना दे दिया है? करंट एसेट आपको दे दिया है 1,50,000। ठीक है, और भी है ये 1,50,000। ओके, अब अपन देखें कि करंट लाइबिलिटी इसने कितने दे दी। तो करंट लाइबिलिटी नहीं दी है अभी अपन को, है ना। अभी करंट लाइबिलिटी तो अपन को निकालनी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं 2/1 है, करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाती है। तो जब आप इसको निकालेंगे
एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द, इसका पेमेंट करने के पहले। ओके, तो हम या तो एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पेमेंट करेंगे, पेमेंट किया होगा अपन ने, ठीक है, अपन के फर्म हैड अ करंट एसेट ऑफ द वन आफ्टर मेकिंग पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के पहले बोल दिया, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे मेरे से। सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। एक सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों इरेज नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, अभी इरेज ऑप्शन नहीं आ रहा इरेज का, आई डोंट, पता नहीं क्या हो गया से, इरेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं करंट असेट क्या है अपना। करंट असेट में बोला है अब पेमेंट करने के बाद करंट असेट इतनी है, पेमेंट करने के बाद करंट असेट इसकी है। तो पेमेंट पहले नहीं हुआ होगा तो हमारा कैश बढ़ा हुआ होगा, तो हम इसके अंदर 30,000 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करा भाई ये 30,000? क्योंकि पेमेंट करने के बाद तो करंट असेट हमारी कम हो गई होगी ना, क्योंकि कैश कम हो गया होगा। भाई करंट असेट के अंदर क्या आता है? कैश आता है। और आपने पेमेंट करी तो आपका कैश कम हो गया, लेकिन अपन को तो बिफोर बोला है ना, बिफोर बोला है तो उसके अंदर अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो ये कितना हो गया हमारा, ये आप देखोगे तो ये हो गया हमारा 1,00,000, 1,80,000। 1,80,000 को आप डिवाइड करो 2 से, तो ये आ जाएगा अपना 90,000। तो 90,000 इसका आंसर सही है। ठीक है, 90,000 इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट, बनानी कंपनी को, तो बताओ कौन से शेड्यूल में बनती है बैलेंस शीट? तो शेड्यूल शेड्यूल कौन से शेड्यूल में बनती है बैलेंस शीट? देखो, एक है अपने पास शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बनती है क्या, या फिर शेड्यूल 3 पार्ट 2 में। देखो यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल चेंज हो रहा है और पार्ट भी चेंज हो रहा है। देखो शेड्यूल के अंदर ही होता है पार्ट, ठीक है, शेड्यूल के अंदर ही पार्ट होता है। तो हमारी बैलेंस शीट अगर कौन से पार्ट में बनती है, शेड्यूल 3 में बनती है पार्ट 1, या शेड्यूल 3 पार्ट 2, आखिर किस में हमारी बैलेंस शीट बनती है? शेड्यूल 3 पार्ट 3 में बनती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका बिल्कुल सही है, शेड्यूल 3 और पार्ट 1 में बनती है। ये जो है ना, ये तो नहीं है, ये हमारा पीएनएल और वो बनता है, पीएनएल एंड ट्रेडिंग बनता है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल इसमें ठीक है। अब आते हैं अपन आगे। मैच द लिस्ट 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आप हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले स्थायी संपत्तियों का प्राप्त करने के लिए भुगतान, मतलब पेमेंट टू एक्वायर द फिक्स असेट अगर अपन करते हैं तो पेमेंट करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी में आता है? फिक्स असेट से रिलेटेड जो होते हैं वो हमेशा हमारी फाइनेंस एक्टिविटी, ओ सॉरी, फिक्स असेट से रिलेटेड हमारे हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं, मतलब थर्ड वाला ये हो जाएगा हमारा। पेमेंट टू द इनकम टैक्स, यानी कि आयकर का भुगतान कौन से में आता है? पेमेंट टू द डिविडेंड हमेशा फाइनेंसिंग में आता है, और आयकर का भुगतान हमेशा ऑपरेटिंग में आता है। अब आप देख लेना कि कौन सा हो गया ये फर्स्ट का हो गया थर्ड, फर्स्ट का थर्ड दो में आ रहा है, फर्स्ट का थर्ड। बी का है अपना, बी का भी, सॉरी, बी का कौन सा है? बी का है फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अच्छा, अब आते हैं आगे। ये वाला एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट वाला है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, मैं सेपरेट वीडियो ले लूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं। युवराज सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इट इज क्लासिफाइड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज द कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसने बोलती है कि सारे जो है वो सही है। अब देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट रिसीव हमारा कैश फ्लो का होता है क्या। ठीक है, क्या इसने जो क्वेश्चन समझो पहले तो, कि एक युवराज एंटरप्राइज है। ठीक है, एक क्या है, एक युवराज एंटरप्राइज है प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपने वित्तीय उद्यम है कि मतलब उसने फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज से ध्यान रखना, यह निम्नलिखित व्यवहारों को संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह, या नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो के रूप में वर्गीकृत करती है। कौन कौन से? प्राप्त, प्राप्त ब्याज है, दिया गया ब्याज, डिविडेंड रिसीव्ड एंड डिविडेंड पेड, इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड रिसीव तो होते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर डिविडेंड पेड नहीं होगा, डिविडेंड पेड इसका नहीं होगा, डिविडेंड पेड इसने गलत कर दिया है। बाकी तीनों तो ये कर सकते हो क्योंकि ये फाइनेंस एक्टिविटी है भाई, कौन है? फाइनेंशियल एंटरप्राइज है ना। तो इसके लिए ये जो सारे काम है ऑपरेटिंग के अंदर ही आएंगे, ये सारे काम इसके ऑपरेटिंग के लिए आएंगे, लेकिन ये वाला काम इसके अंदर नहीं आएगा। अब बात करते हैं आगे। द रिलेवेंट डेटा ऑफ द वर्कर अपन को दे दिया है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपन बाद में ही करेंगे। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बाद में होगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है प्रैक्टिकल में ही। एक टैक्सी प्रोवाइडर चार्जेस द मिनिमम 80, मिनिमम 80 रुपीज लेता है टैक्सी प्रोवाइडर, एंड देयर आफ्टर 15 पर किलोमीटर पे लेता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये देखो टैक्सी क्या है, मिनिमम तो 80 रुपये लेगा,
मतलब फिक्स चार्जेस कितने हो गए 80। और हर बार जितना आपका किलोमीटर आपने बोला कि भाई मेरे को फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तो ये कितना ले रहा है 80 रुपए। नहीं मैं तो कह रही भाई मुझे तो 16 किलोमीटर जाना है, तो ऑब्वियसली बात है आपके पैसे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो ये बढ़ भी रही है और फिक्स्ड भी है, इसके अंदर दोनों ही चीजें हैं, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल है। तो इस वाले कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल अर्ध परिवर्तनशील लागत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, जिसको अपन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल लॉस वो सामान्य हानि, मतलब जो होती रहती है, मतलब हमें आदत सी हो गई है। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपने कोई चीज, जैसे दूध जो उबलता है वो आपका थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, पेट्रोल की 2-3 बूंदे जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो वो 2-3 बूंदे तो गिरती ही गिरती है। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस है, इसको अपन ढंग से देख गौर भी नहीं करते कई बार। तो क्या है, क्या चोरी हमारा नॉर्मल लॉस है? बिल्कुल भी नहीं, आए दिन होती है चोरी। क्या एक्सीडेंट हमारा नॉर्मल लॉस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लॉस केयरलेस, केयरलेस आप रोज होते हो क्या? रोज केयरलेस थोड़ा ना होंगे, तो ये भी नहीं है। क्या ब्रेकिंग ऑफ द बल्क, कई बार क्या होता है कि थोक बड़े भाग को तोड़ने का कारण, भाई कई बार क्या होता है कि आप बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है आपको, कि कई बार प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कई बार प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक लग रहा है। अब बात करते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, टोटल द फिक्स्ड असेट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल आउटपुट। ये बोल रहा है कि टोटल फिक्स्ड असेट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, कि हाँ जी बिल्कुल। फिक्स्ड असेट का कर्व कैसे बनता है आप ये भी देख लीजिए साइड में, ये हमारा फिक्स्ड असेट का कर्व यू स्ट्रेट बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फिक्स्ड असेट है और यहाँ पर हमारी क्वांटिटी, अगर आप जितना भी प्रोडक्शन करते हो, जितनी भी आपकी आ रही है, तो ये बेसिकली बढ़ती नहीं रहती है, सेम ही रहती है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सेम ही रहती है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, हाँ जी होती है। क्या यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है? भाई अभी तो बताया सेम ही होती है, सेम ही होती है, यूनिट यूनिट कुछ इंक्रीज नहीं होती। तो ये एक आंसर हमारा गलत हो जाता है। बैड डेट्स हमारा किसका एग्जाम्पल है? प्रोडक्शन का है, उत्पादन का है, प्रशासन का है, विक्रय का है। भाई बैड डेट्स आप सेल करोगे तभी होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। बैड डेट, बैड डेट्स मतलब जो आपने किसी को, डेटर को आपने भेजा, अब वो पैसे नहीं देगा, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, विच ऑफ द स्टैंडर्ड डील्स विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर के कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? तो ऐसे बताते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग 300। Can a chartered accountant audit the accounts of a company in which the he sharehold? भाई चार्टेड अकाउंटेंट क्या उन खातों का अंकेक्षण कर सकता है, उन खातों का ऑडिट कर सकता है जिसमें वो खुद उसके शेयर परचेज करे, जिसमें वो खुद एक अंशधारी है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रख लेना, क्यों नहीं कर सकता? इसका आंसर यह लिखा हुआ है, क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट है। भाई सपोज अगर मैंने किसी कंपनी, रिलायंस की कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो मैं भी तो चाहूंगी ना, अगर मैं गलत ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगी तो शेयर गिर जाएगा, शेयर गिर जाएगा तो मेरे शेयर भी तो गिरेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट वहां पर कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ये वापस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एंड एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है, ये कौन सा, ये किस 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 सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट किस में बता रखा है? तो ध्यान रखना, ये 2H सेक्शन में बता दिया। आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे सेक्शंस अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अटेम्प्ट टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? प्रयासित निष्पादन, मतलब इसमें बेसिकली हम एक प्रयास कर रहे हैं, अभी हमें मिला नहीं, हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि क्या पता हमें वो चीज हो जाए। तो ये होता है टेंडर। टेंडर में क्या होता है कि सपोज मैंने बोला कि 100 चेयर का टेंडर, सपोज किसी संस्था ने निकाला कि इसको 100 चेयर चाहिए, मैंने उसकी प्राइस दी 20,000 रुपए। ठीक है, मैंने उसकी प्राइस दी 20,000 रुपए, किसी एक ने दी 25,000 रुपए, किसी ने दी 19,000 रुपए। तो जो इनमें से बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, अभी मैंने बस प्राइस दिया, इसको बोला जाता है टेंडर। सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है? सेक्शन 16, भाई इसके चारों सेक्शन याद कर लो पहले तो आप, 15, 16, 17, 18। इसको कैसे याद करेंगे अपन? CUFM, कैसे याद करेंगे? CUFM। सी से क्या होता है? कोर्जन, कोर्जन का सेक्शन क्या है? 15। यू से क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, यू से क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका सेक्शन क्या है? 16। एफ से क्या होता है? फ्रॉड, उसका सेक्शन है 17। और एम का सेक्शन है मिस रिप्रेजेंटेशन, इसका सेक्शन है 18। तो अभी किसका पूछा है भाई? 16 के अंदर मैंने आपको देख के बता दो भाई क्या आ रहा है, 16 के अंदर आ रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो यही इसका सही वो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ द ऑडिट इंक्लूड, स्कोप ऑफ द ऑडिट के अंदर क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन जांच आती है, हाँ आती है। अच्छा, क्या एक्सपर्टीज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट? हाँ आता है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वित्तीय विवरणों की राय देता है वो, कि आपको वो पर्टिकुलर चीज परचेज करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये राय कौन देता है? ये राय अपन को मिलती है यहाँ से। ठीक है, समझ में आई? अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब बाय, ए बायज अ पैकेट ऑफ चिप। एक ए क्या करता है? पैकेट ऑफ चिप्स बाय करता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट इज मिसिंग, अगर डेट मिसिंग है तो फिर कौन सा केस हो सकता है?
राइट टू बी हर्ड हो सकता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो सकता है, राइट टू बी चूज हो सकता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कौन सा हो सकता है? भाई आपको बताना तो चाहिए था ना, आपको डेट तो बतानी चाहिए थी ना कब बना है कोई प्रोडक्ट, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो सकता है। ठीक है। अंडर विच सेक्शन द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA एस्टैब्लिश्ड, कौन से सेक्शन के अंदर CCPA एस्टैब्लिश किया गया है? CCPA क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। ठीक है। कंज्यूमर को जो प्रोटेक्ट करने वाली कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए जो सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 11.1 है, 10.1 है, 9.1 है या 8.1 है? या फिर हम क्वेश्चन ये अटेम्प्ट नहीं करें? देखिए, इसको पहले समझना पड़ेगा, जो सेक्शन होता है वो आपको पहले सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको सेक्शन लर्न नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। उसके अंदर ये 10.1 देख रहे हो, मतलब ये सब सेक्शन है। 10 का सबसेक्शन 1, 11 का सबसेक्शन 1। अगर आपने ऐसे याद किया तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर है 2। एक बार आप इसको पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन, भाई स्केलर चेंज का सबसे बेचारा लोअर लेवल, सबसे लोअर, फिर अपर की ओर अपन जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, फिर बिल्कुल अपन टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो हाँ, अथॉरिटी धीरे धीरे ऊपर जाती है, अथॉरिटी बिल्कुल सही बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज बाय डेलीगेशन, हाँ अथॉरिटी, सपोज मैं एज अ प्रोफेसर हूँ, ठीक है, और मैंने किसी को बोला कि भाई मेरी आप क्लास ले लेना या मेरे बच्चों का टेस्ट ले लेना आप, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स का, तो बेसिकली क्या होगा, मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना, डेलीगेट किया, मेरा काम था लेकिन मैंने किसी को डेलीगेट किया। तो यस, ये होता है बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। भाई अगर टेस्ट में अगर कोई चीटिंग वीटिंग करेगा या कुछ ऐसा मिसबिहेव करता है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी? उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी है। अथॉरिटी को डेलीगेट बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सपोज CEO या कोई भी बाहर गया है तो वो थोड़ी ना देख पाएगा, किसी को अपना काम देकर जाता है हमेशा, तो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटेड एज कंज्यूमर, किसको हम कंज्यूमर मानेंगे ही नहीं? बायर ऑफ अ गुड फॉर यूज, बायर अवेलिंग द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड, बाइंग ऑब्टेनिंग गुड्स फॉर द कमर्शियल पर्पस, बाइंग और ऑब्टेनिंग, हम बाय करते हैं या ऑब्टेन करते हैं गुड्स फॉर द कमर्शियल पर्पस के लिए ऑब्टेन करते हैं, या फिर ऑब्टेनिंग गुड्स थ्रू द मल्टी लेवल मार्केटिंग फॉर द यूज, ठीक है, या फिर हम मल्टी लेवल पे मार्केटिंग करते हैं। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जिसमें हम कंज्यूमर को ट्रीट करेंगे ही नहीं। भाई आपने कमर्शियल पर्पस के लिए किया है, यहाँ पर मतलब खुद वापस बेचने के लिए किया है, ठीक है, आपने वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया है, तो ये हमारा कंज्यूमर आप हो ही नहीं, आप तो खुद होलसेलर या रिटेलर की कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक, कौन सी मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक है? बजटरी तो पुरानी है, स्टैंडर्ड भी पुरानी है, वित्तीय अनुपात विश्लेषण मतलब रेशियो एनालिसिस भी पुराना है, प्रबंधक अंकेषण ये नई टेक्निक है। ठीक है। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, किसके लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं? मिशन और विजन, मतलब जो कंपनी का मिशन और विजन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब बात करते हैं द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलाइज ऑन द अजम्पशन। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, क्या हर सबको परफॉर्मेंस सेम लेवल पे कराया जाता है क्या, या फिर are ranked as more or less efficient person are impersonal comparison of the overall qualities, मतलब क्वालिटीज के हिसाब से किसी को ज्यादा रैंक दिया जाता है, किसी को कम रैंक दिया जाता है, या फिर आर डिस्टिंग्विशेबल एंड देयर नंबर कन्फर्म्स टू अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कर्मचारी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं एंड उनकी संख्या एक सामान्य आवर्ती वितरण के रूप में है। शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल गोल्स की बेसिस में नहीं, तो ये बिल्कुल सही है कि वो अलग अलग होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको नंबर दिए जाते हैं। Last but not the least, which of the plans often include their mission and goals as their basis of the action plans? कौन से plans हमें मिशन और विजन के लिए बनाने पड़ते हैं? भाई मिशन और विजन के लिए बहुत दूर दराज प्लान बनते हैं। टैक्टिकल तो प्लान्स जो होते हैं वो टैक्टिक्स के लिए बनते हैं, ऑपरेशन मतलब डे टू डे के लिए बनते हैं, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग बिजनेस होता है तब बनते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स हमारे मिशन और विजन के लिए बनते हैं। अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो देखा है और आपने एक लाइक नहीं करा है तो आपको वाकई एक बार सोचना चाहिए कि अगर टीचर इतना भी डिजर्व नहीं करता, एक लाइक और एक सब्सक्राइब डिजर्व नहीं करता, एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है आधे घंटे से आपके पीछे, बदले में क्या, कुछ भी नहीं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।